साधना करना चाहते थे, उन्हें पहले अपने शरीर से इसे पूरी तरह साफ करना पड़ता था। समय के साथ ये बीमारी अमरों और इंसानों के बीच के अंतर की पहचान बन गई और लोगों ने इसे इमॉर्टल मॉर्टल मियास्मा नाम दिया। ली फान के चेहरे का क्लोजअप सीन है। वह गहरे विचारों में खोया हुआ है। वह सोचता है, पुरानी कहानियों के अनुसार कल्टीवेशन संप्रदायों के भीतर के कल्टीवेटर्स को गुमराह होने से बचाने के लिए इन निर्वासन वाली जगहों को इंसानों ने इमॉर्टल फॉरसेकन लैंड्स, अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि कहना शुरू कर दिया। ली फान अपने हाथ में डाओ शुआन जी की उसी जंग लगी तलवार वाले दस्तावेज या पासे को देखता है जो उसने हासिल किया है। उसकी आंखें चमकती है और वह सोचता है, मुझे नहीं पता कि ऐसी कितनी जगह है और उन कल्टीवेटर्स की संख्या तो और भी कम है जो यहाँ आने का भारी खतरा उठाने को तैयार हो। 2 कल्टीवेटर से मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। पार्श्वभूमि में ली फान की पुरानी जिंदगियों की यादें कांच के टुकड़ों की तरह टूटती हुई दिखाई देती है, जिनमें वो अलग अलग भूमिकाओं में राजा, कल्टीवेटर, भिखारी, मरा था। वह सोचता है, एक इंसान के रूप में मेरा जीवन सीमित है। भले ही मैं बार बार अपनी जिंदगी को सिम्युलेट दोहरा कर सकूं, लेकिन मैं केवल अपनी उम्र के दायरे में ही इसे दोहरा रहा हूँ। ली फान शेल्टर के अंदर अकेला खड़ा अपनी लाठी को थामे हुए है। उसकी सफेद दाढ़ी और बाल उसके 70 साल के बूढ़े शरीर की गवाही दे रहे हैं। वह सोचता है, इन 16 सालों में किसी दूसरे कल्टीवेटर से मिलने की संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर है। मैं इस साल पहले ही 70 साल का हो चुका हूँ। मेरे शरीर के जीने की आखिरी सीमा 86 या 86 साल है। ली फान का एक भावुक और उग्र क्लोजअप है। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है। करीब 300 साल तक कड़वा इंतजार करने के बाद मैं इस तरह हार कैसे मान सकता हूँ? क्या मैं सच में बार बार एक साधारण इंसान की जिंदगी दोहराने के लिए ही बना हूँ? एक के बाद दूसरी जिंदगी। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसका चेहरा निराशा से भर जाता है। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? नहीं है। तभी वो गुफा के कोने में जंजीरों से बंधे और लहूलुहान हो चुके को होंग के पास जाता है। ली फान की आंखों में एक खतरनाक चमक वापस आती है और वो को होंग से सीधे पूछता है, उस समय महान प्रवासन में इंसानों को इस अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि पर कैसे लाया गया था? को होंग जंजीरों में जकड़ा हुआ, खून से लथपथ होने के बावजूद ली फान की तरफ देखकर कड़वाहट से हंसता है। क्या तुमने अब तक हार नहीं मानी? अगर तुम बाहर निकल भी गए तो क्या फायदा? 70 साल की उम्र में भी तुम अमर साधना का पीछा करना चाहते हो? को होंग ली फान के चेहरे के करीब आकर कहता है, अब जब तुम्हारी साधना का आधार पूरी तरह खत्म हो चुका है, अगर तुम कल्टीवेशन की दुनिया में लौट भी जाओ तो क्या तुम फिर से साधना शुरू कर पाओगे? ली फान बस खामोशी से उसे देखता है। ली फान बिल्कुल नहीं डगमगाता। वो अपनी लाठी को होंग के चेहरे के पास लाता है और ठंडे लहजे में अपना सौदा पेश करता है। अगर तुम कल्टीवेशन की दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढने में मेरी मदद कर सको तो शायद सही समय आने पर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। को होंग गुस्से में अपना चेहरा घुमाता है। उसकी एक आंख खून से बंद है। वो थूकते हुए चिल्लाता है, तुम धोखेबाज दुष्ट, अब भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ली फान अपनी लाठी को होंग के कंधे पर टिका देता है और उसके चेहरे के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, चाहे ये सच हो या झूठ, आखिरकार ये उम्मीद की एक किरण तो है। क्या तुम जीने के इस रास्ते को छोड़कर इसी छोटी सी जगह में बूढ़े होकर मर जाना चाहते हो? को होंग के पास कोई जवाब नहीं होता और वो खामोश हो जाता है। को होंग हार मानकर अपनी आंखें नीचे करता है और पुरानी बातें याद करने लगता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय इंसानों को यहाँ भेजने के लिए उन्होंने फ्लाइंग आर्क, उड़ने वाले जहाजों या फ्लाइंग शटल जैसे जादुई हथियारों का इस्तेमाल किया होगा। सीन में प्राचीन कल्टीवेशन दुनिया का एक भव्य नजारा आता है। आसमान में हजारों उड़ने वाले लकड़ी के आलीशान जहाज, आर्क्स और नावें तैर रही हैं और नीचे एक बेहद खूबसूरत और जगमगाता हुआ शहर संप्रदाय बसा है। को होंग की आवाज गूंजती है। प्राचीन काल में कल्टीवेशन की दुनिया लोगों से भरी हुई थी। संप्रदाय बहुत बड़े और मशहूर थे और वो बेहद समृद्ध समय था। उस समय ऐसे उड़ने वाले जादुई वाहन बहुत लोकप्रिय थे। उसी भव्य दृश्य के ऊपर को होंग का खून से सना चेहरा दिखाई देता है। वो अफसोस जताते हुए कहता है, ये तो अफसोस की बात है कि बाद में धरती और आसमान पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। हर कल्टीवेटर अपनी जान के डर से अकेले काम करने लगा। उसके बाद उड़ने वाले जहाज और शटल बहुत कम ही देखने को मिले। ली फान का चेहरा फिर से हैरानी से भर जाता है। वो को होंग की तरफ देखकर पूछता है, धरती और आसमान पर आई एक बहुत बड़ी विपत्ति, क्या आपका मतलब उस अजीबोगरीब महामारी से है? ये पी को होंग अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेशन की दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा नियम खोलता है। वह मियास्मा इसलिए इतना फैल सका क्योंकि दुनिया के ज्यादातर कल्टीवेटर्स पहले ही एक बहुत बड़ी तबाही में मारे जा चुके थे। बिल्कुल सही। गोल्डन कोर का जो महान मार्ग ग्रेट दाव है वह केवल एक ही हो सकता है। हालांकि दुनिया में कई कोर फॉर्मेशन विधियां हैं, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर अटके कल्टीवेटर्स की
संख्या उससे कहीं ज्यादा है। अध्याय के आखिरी सीन में ली फान और जंजीरों में बंधा को होंग शेल्टर के सन्नाटे में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ली फान का चेहरा हैरान है और वह पूछता है, तो क्या अमर तकनीकों का कल्टीवेशन एक से ज्यादा इंसान नहीं कर सकते? को होंग अपनी गहरी आंखें खोलकर अंतिम सत्य बताता है, बिल्कुल सही। अमर तकनीकों इमॉर्टल टेक्निक्स को एक समय पर एक से ज्यादा इंसान कल्टीवेट नहीं कर सकते। एक विशाल और भव्य कल्टीवेशन संप्रदाय सेक्ट का प्रांगण, सफेद वस्त्र पहने शिष्यों की भारी भीड़ सीढ़ियों के नीचे खड़ी है। सामने उनके मास्टर ऊंचे स्थान पर खड़े मार्गदर्शन दे रहे हैं। कहानी हमें इतिहास के एक ऐसे सुनहरे काल में ले जाती है जहां साधना की दुनिया पर कोई पाबंदी नहीं थी। उस समय अनगिनत महान संप्रदायों के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते थे, जहां कोई भी आकर कल्टीवेशन की गुप्त कलाएं सीख सकता था। शिष्यों की भीड़ को पीछे से करीब से दिखाया गया है। वे सभी एक जैसे कपड़ों में अनुशासन के साथ खड़े हैं। उस दौर में साधकों को न सिर्फ अपने गुरुओं का सीधा मार्गदर्शन मिलता था, बल्कि वे अपने हमरुतबा शिष्यों के साथ अभ्यास स्पार भी कर सकते थे। पूरी साधना की दुनिया कितनी जीवंत और वैभवशाली थी। अचानक माहौल बदलता है। एक साधक कल्टीवेशन की पीली और तेज ऊर्जा के बीच ध्यान में बैठा है। उसके सिर के ऊपर एक रहस्यमयी सिस्टम स्क्रीन चमक रही है। 9 यांग आर्मर स्क्रिप्चर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन मेथड। वर्तमान साधकों की संख्या 968। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जब अचानक साधकों की साधना करने की गति बुरी तरह गिर गई। साधना करते समय उन्हें अपने दिलों में ये साफ साफ एहसास होने लगा कि पूरी दुनिया में उस समय कितने लोग उनकी जैसी ही तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। साधक अपनी बंद आंखों के साथ गहरे ध्यान और तनाव में दिखाई दे रहा है। चारों ओर ऊर्जा का घेरा और गहरा हो गया है। इस दौरान उन्होंने एक बेहद डरावनी सच्चाई का पता लगाया। एक ही समय में जितने ज्यादा लोग एक ही तकनीक का अभ्यास करेंगे, उस तकनीक को सीखने की रफ्तार उतनी ही धीमी हो जाएगी। इस वजह से अनगिनत कल्टीवेटर्स की प्रगति 1 इंच भी आगे बढ़ना बंद हो गई और मौत करीब आने पर उनके दिलों में छिपा खूंखार इरादा जाग उठा। पूरा माहौल खूनी जंग में बदल जाता है। कल के साथी आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। गुरु शिष्य, भाई बहन जो कल तक एक परिवार की तरह थे, वे सब पल भर में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पूरी कल्टीवेशन दुनिया में एक महाविनाश शुरू हो गया, जहां हर कोई चिल्ला रहा था, जो भी मेरी तकनीक सीख रहा है वो मेरे रास्ते का रोड़ा है। और अब ये आर पार की लड़ाई है। पहाड़ों के बीच छिपने की कोशिश करते एक साधक की लाचारी का एहसास होता है। यहाँ तक कि जो साधक अपनी जान बचाने के लिए गहरे पहाड़ों और गुप्त गुफाओं में जाकर छिप गए थे, वे भी इस कत्लेआम से खुद को नहीं बचा सके। एक बेहद शक्तिशाली और डरावना साधक को होंग सामने आता है। उसका चेहरा खून और धूल से सना हुआ है। उसकी आंखें फटी हुई है और उसके गले में भारी लोहे की जंजीरें बंधी हैं। वे इसलिए नहीं छिप सके क्योंकि इस बदले हुए नियम के तहत एक ही तकनीक का अभ्यास करने वाले साधक दुनिया के किसी भी कोने से एक दूसरे की सटीक लोकेशन को महसूस कर सकते थे। छिपना नामुमकिन था। अंधेरे बैकग्राउंड में 2 बड़े सवाल तैर रहे हैं। इस भयंकर इतिहास के बाद अब आज की कल्टीवेशन दुनिया कैसी है? जब अमर तकनीक एक से ज्यादा लोग नहीं सीख सकते, तो कल्टीवेटर्स अब साधना कैसे करते हैं? कल्टीवेशन की दुनिया के नए ढांचे की शुरुआत का संकेत। आज की दुनिया में साधकों के पास केवल कुछ ही रास्ते बचे हैं। पहला विकल्प है मायराड इमॉर्टल्स अलायंस में शामिल होना, जो अनगिनत साधकों द्वारा मनाया गया एक ढीला ढाला गठबंधन है। अलायंस के भीतर की कार्य प्रणाली का विवरण। इस अलायंस के भीतर साधक कड़े मिशनों को स्वीकार करके और उन्हें पूरा करके या दूसरों के साथ व्यापार करके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के बदले उन्हें कल्टीवेशन की तकनीकें और संसाधन दिए जाते हैं। एक रहस्यमयी विशाल काली छाया आसमान में दिखाई देती है, जिसकी आंखें चमक रही हैं। नीचे एक साधक रोशनी के पुंज के बीच खड़ा है और जादुई सामान हवा में तैर रहा है। एक बुजुर्ग कल्टीवेटर ली फैन का पिछला रूप हाथ में लाठी लिए खड़ा है। बुजुर्ग साधक पूछता है कि अगर कल्टीवेशन के तरीके इतने दुर्लभ हैं, तो दुनिया में ये इतनी आसानी से कैसे मिल रहे हैं? काल कोठरी के अंधेरे में बातचीत जारी है। को होंग इस राज से पर्दा उठाता है कि बाहर मिलने वाली ये सभी विधियां असल में अधूरी फ्रैगमेंट्स हैं। इन तकनीकों को बड़े संगठनों ने खुद तैयार किया है और इनसे आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ की कंडेंसेशन के शिखर तक ही पहुंच सकते हैं। स्क्रीन पर अलग अलग स्तरों की अधूरी तकनीकों के नाम चमकते हैं। पर्पल क्लाउड आर्ट की कंडेंसेशन फ्रैगमेंट और 9 रेवोल्यूशन ग्रेट एम्प्लीफिकेशन आर्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फ्रैगमेंट। साधकों को फंसाने के लिए कल्टीवेशन के हर स्तर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। अगला स्तर चमकता है सोलर आर्ट गोल्डन कोर फ्रैगमेंट। नियम यह है कि अगर आपको की कंडेंसेशन से आगे बढ़कर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट या गोल्डन कोर के स्तर पर जाना है, तो आपको अपनी पुरानी तकनीक को छोड़ना होगा और एक नई
नई अधूरी तकनीक को चुनना होगा। बुजुर्ग साधक के चेहरे पर चिंता और हैरानी साफ दिखाई देती है। बुजुर्ग घबराकर पूछता है कि अगर हर नए स्तर पर पहुंचने के लिए मुझे अपनी पुरानी तकनीक छोड़कर शुरुआत से शुरू करना पड़े तो क्या मेरी पिछली सारी मेहनत और कोशिशें बेकार नहीं चली जाएंगी। इस समस्या का तोड़ स्क्रीन पर दिखाई देता है। केवल इसी चाल की वजह से दुनिया के साधक बार बार अपनी तकनीक बदलने की इस दर्दनाक प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंजीरों में बंधा कौ होंग एक गहरी सांस छोड़ता है। पृष्ठभूमि में जलती हुई आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। अब कौ होंग एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वह कहता है कि उसके गुरु दाओ श्वानजी मरते दम तक यह नहीं जान पाए कि उसने वह तकनीक सिर्फ इसलिए नहीं चुराई थी कि वह कोई मामूली कोर फॉर्मेशन की विधि थी, बल्कि इसलिए चुराई थी क्योंकि वह एक सच्ची विधि, ट्रू मेथड थी। बुजुर्ग कल्टीवेटर का चेहरा करीब से दिखाया गया है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं और चेहरे पर अचरज और लालच का मिला जुला भाव है। कौ होंग उस तकनीक का नाम लेता है। वह सीधे नेसेंट सोल रियलम तक ले जाने वाली सच्ची विधि थी। ये सुनकर बुजुर्ग के होश उड़ जाते हैं। काल कोठरी के अंधेरे में बुजुर्ग साधक गंभीर सोच में डूबा है। इसके बाद को होंग बुजुर्ग को साधना जगत की कुछ और आम बातें बताता है, जैसे कि जब किसी कल्टीवेटर की मृत्यु होती है तो उसके शरीर के नष्ट होने से एक निश्चित दायरे में खगोलीय घटनाएं, सेलेस्टियल फिनोमेना होने लगती है। इसके बाद वे अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं, अमरता की तलाश से जुड़ी पुरानी कहानियों का जिक्र। बुजुर्ग कहता है कि उसने एक अफवाह सुनी है कि हजारों सालों से इमोर्टल फोर्सकेन लैंड्स, अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि के नश्वर लोग चोरी छिपे कल्टीवेशन की दुनिया में लौट रहे हैं। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बुजुर्ग साधक अपनी लाठी पर हाथ टिकाए दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है। बुजुर्ग कहता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। कभी कभी अफवाहें ही सच होती है और जब तक उम्मीद की एक भी किरण बची है वो हार नहीं मानेगा। अंधेरे कक्ष का एक और कोना को होंग मन ही मन सोचता है कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि कब्र में पैर लटकाए बैठा ये बूढ़ा आदमी आखिर अब भी इतना बेचैन और जुनूनी क्यों है। बुजुर्ग साधक लाठी लिए को होंग के सामने पूरे रोब के साथ खड़ा है और नीचे लेटे को होंग को देख रहा है। बुजुर्ग कल्टीवेटर जो असल में इस नश्वर दुनिया का गुप्त सम्राट ली फैन है सौदा करता है। अगर तुम मुझे कल्टीवेशन दुनिया का रास्ता खोजने में मदद करोगे मैं न सिर्फ तुम्हें आजाद कर दूंगा। बुजुर्ग साधक के चेहरे पर एक डरावनी और गंभीर छाया पड़ी है। उसकी आंखें चमक रही हैं। उम्मीद के बदले में तुम्हें तुम्हारी और तुम्हारे गुरु दाओ श्वानजी की सारी चीजें वापस लौटा दूंगा, जिसमें वो नेसेंट सोन सच्ची विधि भी शामिल है। को होंग की हैरानी। को होंग अविश्वास से पूछता है क्या तुम सच कह रहे हो, और बुजुर्ग जवाब देता है बिल्कुल। को होंग जंजीरों में बंधे होने के बावजूद अपनी सहमति देता है। को होंग कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ली फैन प्राचीन ग्रंथों, टूटे हुए अभिलेखों और इतिहास की किताबों को इकट्ठा करवा रहा है। को होंग की मदद से उसने महान प्रवासन युग, ग्रेट माइग्रेशन एरा के सुराग खोजने के लिए दुनिया भर से ऐतिहासिक किताबें और प्राचीन दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ली फैन की सेना बड़े पैमाने पर प्राचीन मकबरों और कब्रों की खुदाई कर रही है। इसके साथ ही उसने सेना को बड़े पैमाने पर प्राचीन कब्रों को खोदने के काम में लगा दिया। हालांकि इस क्रूर फैसले से जनता में भारी असंतोष फैल गया और अधिकारियों ने रोज विरोध पत्र भेजे, लेकिन उसने अपनी शक्ति से सबको दबा दिया। बूढ़े साधक के कांपते हुए हाथ और उसकी लाठी। वह महसूस करता है कि उसका यह शरीर अब इतना कमजोर हो चुका है मानो हवा में टिमटिमाती कोई मोमबत्ती हो जो किसी भी पल बुझ सकती है। बूढ़ा साधक अपनी उंगली में पहनी जादुई स्टोरेज रिंग को देखता है। वह सोचता है कि इस जीवन के खत्म होने से पहले उसे कम से कम इस स्टोरेज रिंग के भीतर रखी वस्तुओं की आखिरी बार जांच कर लेनी चाहिए। हवा में एक बेहद चमकीला सोने के धागों से बंधा हुआ कल्टीवेशन स्क्रॉल तैरता हुआ दिखाई देता है। उस पर लिखा है 1000 मिस्ट्रीज, जेड कॉस्मोस, गोल्डन चैप्टर, नेसेंट सोल रियलम कल्टीवेशन मेथड। वर्तमान साधकों की संख्या 0। बूढ़ा साधक अपनी उंगली में पहनी जादुई स्टोरेज रिंग को देखता है। उस सीखने वाला पूरी दुनिया में उपस्थापक कोई दूसरा नहीं था। बूढ़ा साधक पीछे मुड़कर उस तैरते हुए स्क्रॉल को देख रहा है। उसका सिर झुका हुआ है। वह ठंडी सांस लेकर सोचता है नेसेंट सोल रियलम, कितने अफसोस की बात है कि मैं अब भी सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ जिसके पास दिव्य समझ, डिवाइन सेंस तक नहीं है। खजाने के पहाड़ पर बैठे होने के बावजूद मेरे पास इसका आनंद लेने का भाग्य नहीं है। कमरे के कोने में टंगी एक पुरानी जंग लगी तलवार दिखाई देती है। बूढ़ साधक वह याद करता है कि को होंग ने कहा था कि जब किसी कल्टीवेटर की मृत्यु होती है तो उसका फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, जादुई हथियार भी अपनी शक्ति खो देता है और नष्ट हो जाता है। ये तलवार भी वैसी ही थी। बूढ़े साधक की
आंखें अचरज से फटी की फटी रह जाती है। उस जंग लगी तलवार से अचानक नीली डिजिटल रोशनी की किरणें निकलने लगती है। बूढ़ साधक। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। हवा में एक नीली तैरती हुई डिजिटल स्क्रीन प्रकट होती है जिस पर लिखा है रिचार्ज योग्य वस्तु मिली है, जंग लगी तलवार, दाओ शुआन क्षतिग्रस्त। क्या आप रिचार्ज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, नहीं। बूढ़ा साधक के सामने उसके पुनर्जन्म वाले जादुई सिस्टम का इंटरफेस खुल जाता है। बूढ़ा साधक स्क्रीन के सामने खड़ा है और कहता है हाँ, यस। अगले ही पल वो जंग लगी तलवार और स्क्रीन नीली ऊर्जा के कणों में बिखर कर गायब होने लगती है। चीनी अक्षरों में लिखा आता है शाओशे गायब। ली फैन बिना देर किए रिचार्ज की अनुमति दे देता है और वो जादुई तलवार सिस्टम की ऊर्जा में समा जाती है। गायब हो चुकी तलवार की जगह अब एक शानदार नीली तलवार का डिजिटल खाका दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लिखा है एंकर चार्ज प्रोग्रेस 1%, वर्तमान एंकर पॉइंट्स 1। रिचार्ज शुरू होते ही सिस्टम का एंकर चार्ज 1% पर पहुंच जाता है। डिजिटल स्क्रीन पर 2 एंकर पॉइंट्स का नक्शा दिखाई दे रहा है, एंकर पॉइंट 1 और एंकर पॉइंट 2 भी। ली फैन सोचता है कि सिस्टम के नियमों के अनुसार जब ये चार्ज 100% हो जाएगा तो एक दूसरा एंकर पॉइंट खुल जाएगा। भविष्य में सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा और वो पुनर्जन्म लेते समय किसी भी एंकर पॉइंट से अपनी नई शुरुआत चुन सकेगा। ये सच में बहुत बड़ी सहूलियत होगी। बूढ़ा साधक अपनी लाठी को बेहद मजबूती से अपने हाथों में भींच लेता है। उसके चेहरे पर एक कड़ा और भयानक संकल्प साफ दिख रहा है। भी वो सोचता है कि भले ही ऐसी जादुई वस्तुएं दुर्लभ है, लेकिन कल्टीवेशन की असली दुनिया बेहद विशाल है। वहाँ इनका अंतहीन भंडार होगा। बस एक बार वो इस अमरों द्वारा त्यागी गई नश्वर भूमि इमॉर्टल फॉस एक हिमलैंड से बाहर निकल जाए और इन बेड़ियों को तोड़ दे। बूढ़ा साधक अपनी आंखें बंद कर लेता है। रिंग की जांच करने पर कुछ साधारण स्पिरिट स्टोन्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। वो शांत होकर सोचता है अब इस जीवन को समाप्त करने का समय आ गया है। स्क्रीन पर सिस्टम का अंतिम संदेश चमकता है, यह सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप अपने साथ बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से एक विकल्प चुन सकते हैं। ली फैन की मृत्यु के साथ ही उसका यह जीवन चक्र सिमुलेशन पूरा हो जाता है और सिस्टम उसे इनाम चुनने के विकल्प देता है। 1 कोई एक वस्तु, 2 कल्टीवेशन का स्तर, 3 किसी करीबी की यादें या 4 इन सब को छोड़कर रिचार्ज की गति बढ़ाना। ली फैन अब अपने बूढ़े शरीर से मुक्त होकर अपने असली 25 साल के शानदार युवा रूप में एक नीले रंग के डिजिटल सिमुलेशन स्पेस में खड़ा है। उसके सामने विकल्पों की स्क्रीन तैर रही है। ली फैन अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाता है और विकल्पों का मूल्यांकन करता है। ली फैन स्क्रीन को देखकर थोड़ा निराश होता है। वो मन ही मन सोचता है धिक्कार है, जैसा कि मुझे डर था, मैं स्टोरेज रिंग के भीतर रखी सभी वस्तुओं को एक साथ अपने नए जीवन में नहीं ले जा सकता। युवा ली फैन ठंडी सांस छोड़ते हुए हवा में तैरते उस सुनहरे कल्टीवेशन स्क्रॉल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। स्क्रॉल से सुनहरी रोशनी निकल रही है। वो कहता है तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं सिर्फ इस नेसेंट सोल कल्टीवेशन विधि को ही चुन सकता हूँ। ली फैन की स्टेटस स्क्रीन चमकती है। नाम ली फैन, क्षेत्र नश्वर, शारीरिक आयु 20 से 86, मानसिक आयु 20 से 86 पूरे 1109, एंकर चार्ज 1%, बंधी हुई वस्तु बाउंड आइटम, थॉसन मिस्ट्रीज जेड कॉस्मोस गोल्डन चैप्टर। स्क्रीन पर बाइंड शब्द देखकर ली फैन चौंक जाता है। बंधी हुई, क्या इसका मतलब ये है कि ये कल्टीवेशन तकनीक अब हमेशा के लिए मेरे सिस्टम के भीतर दर्ज रहेगी? ली फैन के चेहरे पर एक गहरी शातिर मुस्कान आ जाती है। वह समझ जाता है कि इस बाइंडिंग की वजह से अब उसके पास भविष्य की कल्टीवेशन योजनाओं को तैयार करने के लिए अनगिनत नए और बेहतर रास्ते खुल गए हैं। ली फैन नए जीवन में अपनी योजना पर विचार कर रहा है। वह सोचता है कि पिछले जीवन में साम्राज्य की सत्ता पर उसका पूरा नियंत्रण होने के बावजूद अचानक कब्रों की खुदाई करवाने के फैसले से जनता और दरबार में बहुत भारी विरोध खड़ा हो गया था। ली फैन अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी नई चालें सोच रहा है। वह समझ जाता है कि अगर शुरुआत में ही सरकार की तरफ से ऐसा कड़ा कदम उठाया जाए तो व्यवस्था उसे संभाल नहीं पाएगी और सब कुछ बिखर जाएगा। युवा ली फैन का चेहरा करीब से दिखाया गया है। उसका आधा चेहरा अंधेरे में है और उसकी एक आंख नीली जादुई रोशनी से चमक रही है। वो अपने हाथ में उस सुनहरे स्क्रोल को पकड़े हुए एक खौफनाक मुस्कान बिखेर रहा है। वो एक बड़ा मास्टर प्लान बनाता है। अगर मैं इसी पल से धीरे धीरे योजना बनाना शुरू करूं तो 20 साल के भीतर पूरी दुनिया की सोच और मानसिकता को बदलना बिल्कुल मुमकिन है। समय के बीतने का दृश्य, समय के बीतने का पहिया घूमा और ली फैन का छठा जीवन शुरू हुआ। इस बार पर्दे के पीछे से उसके
सूक्ष्म और गुप्त प्रभाव के कारण दुनिया में धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव होने लगे। साधना वर्ष 5, एंकर ईयर 5। एंशिएंट सीकिंग स्कूल नाम की एक रहस्यमयी संस्था अचानक दुनिया के सामने आती है। उसके विद्वान और कल्टिवेटर्स राजधानी पहुंचकर राजा के सामने कुछ बेहद अनोखी नीले